सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, निम्न में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है कि इनमें से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन यानी कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। वे शब्द कौन से हैं? पहला है धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, दूसरा है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, तीसरा है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और चौथा है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो आपको बताना है कि इनमें से वे शब्द कौन से हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर 3 नंबर विकल्प सुना है समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े थे। तो इस प्रकार से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो आपको बताना है कि भारत में जो सचिव पद है वो कब निर्मित किया गया था। तो पहला है मार्ले मिंटो सुधार 1909, दूसरा विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1858, तीसरा विकल्प है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और चौथा विकल्प है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आपको बताना है इनमें से कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा यानी किस समय जोड़ा गया था। तो इन 4 विकल्पों में यदि विद्यार्थियों आपने विकल्प नंबर 2 चुना है, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव पद निर्मित किया गया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो आपको बताना है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो पहला विकल्प है एक दलीय व्यवस्था है, दूसरा विकल्प है द्विदलीय व्यवस्था है, तीसरा विकल्प है बहुदलीय व्यवस्था है और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि भारत में दलीय व्यवस्था देखी जाए तो बहुदलीय व्यवस्था है। तो इस प्रकार से 3 नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारत का सोलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत का सोलिसिटर जो जनरल होता है वो कौन होता है? तो आपको बताना है कि सोलिसिटर जनरल कौन होता है। पहला विकल्प है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, दूसरा है एक न्यायिक सलाहकार होता है, विकल्प नंबर 3 है प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है और नंबर 4 राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी होता है। तो आपको बताना है कि भारत का सोलिसिटर जनरल कौन होता है। सोलिसिटर जनरल कौन होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार और चौथा विकल्प राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी। तो विद्यार्थियों, यदि आपने विकल्प नंबर 2 सोचा है कि एक न्यायिक सलाहकार होता है, तो बिल्कुल आपका सोचना सही है, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा
कि सॉलिसिटर जनरल होता है वो एक न्यायिक सलाहकार होता है। तो देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। दोबारा सुनना कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है और सोलि जो सॉलिसिटर जनरल होता है वह भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? एक दूसरा सबसे बड़ा जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। यह अदालत और कानूनी मामलों में सरकार की तरफ से पेश होता है और सरकार का पक्ष रखता है। तो इस प्रकार से एक न्यायिक सलाहकार होता है भारत का सॉलिसिटर जनरल। हाँ, तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था? तो निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया था? उस लोकसभा का बताना, वो लोकसभा कौन सी थी? तो पहला विकल्प है चौथी लोकसभा, दूसरा है 5वीं लोकसभा, तीसरा विकल्प 6ठी लोकसभा और चौथा विकल्प है 8वीं लोकसभा। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसमें विकल्प नंबर 2 सोचा है, 5वीं लोकसभा थी जिसने 5 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया था, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो देखिए, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल लगाकर, क्या आपातकाल लगा करके और श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में बढ़ाया गया था। 5वीं लोकसभा 1971 से 1977 तक चली थी। तो इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी, तो उसमें आपातकाल लगा करके और 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? उत्तर हो जाएगा 5वीं लोकसभा। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? किसी विधानमंडल, राज्य की बात आ गई, विधानमंडल राज्य की बात आ गई, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व, बस यही एक बहुत महत्वपूर्ण जो शब्द है वो हमें उत्तर तक पहुंचाएगा। जन महत्व का मानते हुए अविलंब मामला मानते हुए और चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, पहला विकल्प है स्थगन प्रस्ताव, दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव और तीसरा विकल्प है कटौती प्रस्ताव और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, यदि आपने इसका उत्तर नंबर 1 विकल्प सोचा है तो बिल्कुल आपका सोचना सही है कि उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। तो देखिए, स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है कि इसका संबंध हाल ही में घटी घटनाएं, हाल ही में जो घटी घटना हो उससे संबंधित होना चाहिए। इसके साथ साथ इसका किसी विशेष घटना या लोक महत्व से भी संबंध होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से ये कह रहा है ना, जन महत्व तो लोक महत्व से संबंधित है, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्थगन प्रस्ताव कहा जाएगा। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उसकी तुलना वो कौन सा देश है जिसके उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? आपको विकल्प दिए जाते हैं, एक अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा विकल्प है दक्षिण अफ्रीका और चौथा विकल्प है मिस्र। तो विद्यार्थियों, यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 1 सोचा है अमेरिका, तो बिल्कुल आपका सोचना सही है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना अमेरिका देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान के निर्माता किस देश के उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो राज्यसभा के गठन में जो प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देते हुए
जो सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता थे वो किस देश के उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो देखिए, प्रतिनिधित्व तो यानी जो कला, शिक्षा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विद्वान पुरुष हों उनको महत्व दिया जाता है, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो आपको बताना है कि किस देश के उदाहरण से प्रभावित हुए थे हमारे भारतीय संविधान निर्माता। तो विकल्प दिए जाते हैं आपको, एक आयरिश गणतंत्र, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल यदि आपने इसका उत्तर 1 नंबर विकल्प सोचा है आयरिश गणतंत्र, आयरलैंड का संविधान, तो बिल्कुल आपने सही सोचा है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 आयरिश गणतंत्र। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के क्विज का अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के विषय में जो आपको क्रम देखना है कि कौन सा क्रम सही बैठ रहा है। पहला क्रम है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। दूसरा है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तीसरा विकल्प है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। चौथा विकल्प है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो देखिए विद्यार्थियों, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, आ गया संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है। उसके बाद में हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, आ गया समाजवादी। उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, आ गया धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद में लोकतांत्रिक गणराज्य, आ गया जनवादी गणतंत्र। तो इस प्रकार से यदि इन 4 विकल्पों को देखा जाए तो हमारा चौथा विकल्प है वो सही होगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, उनका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए आपको विकल्प दिए जाते हैं, राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा विकल्प है गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 1 सोचा है राष्ट्रपति, तो आपका सूचना बिल्कुल सही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, जो 5 क्षेत्रीय परिषदें उसके अध्यक्ष होते हैं, और जो मेजबान राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष हो गए, और जो मेजबान राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। लेकिन इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 1 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो आपको वो विकल्प चुनना है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। पहला है मद्य निषेध, दूसरा है काम का अधिकार, तीसरा विकल्प है समान कार्य हेतु समान वेतन, और चौथा है सूचना का अधिकार। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल आपने सही सोचा, सूचना का अधिकार है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? राज्य का, ऊपर हमने देखा था वो केंद्र का था, ऊपर जो हमने प्रश्न देखा था उसमें तो जो केंद्र का
उच्चतम विधि अधिकारी, उसके बारे में चर्चा की थी। यह पूछ रहा है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आपको विकल्प दिए जाते हैं अटॉर्नी जनरल, दूसरा है एडवोकेट जनरल, तीसरा है सॉलिसिटर जनरल और चौथा है विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल। तो विद्यार्थियों, यदि आपने इसका विकल्प नंबर 2 सोचा है एडवोकेट जनरल, तो बिल्कुल सोचा है कि एडवोकेट जनरल होता है वो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, मत देने के अधिकार के बिना। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है, बिना मत के अपना जो सदन की कार्रवाई उसमें हिस्सा जरूर ले सकता है। तो देखिए, पहला विकल्प है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, दूसरा विकल्प है भारत का राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और चौथा विकल्प है महान्यायवादी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते। तो यदि विद्यार्थियों आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 4 सोचा है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, महान्यायवादी, जिसकी हमने ऊपर प्रश्न में भी चर्चा की है। तो इस प्रकार से महान्यायवादी होता है वो संसद का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है और लेकिन मत नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने आज की क्विज है उसको पूर्ण किया है। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से क्विज देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।